व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी IQ। कोड देखिए कितनी शानदार है ये। आप में से एक स्टूडेंट ने पोस्ट की थी ये, हिम्मत करने वाले को उनकी मंजिल मिलकर ही रहेगी, कमजोर को आंसू मिलते हैं या फिर भीख। सुनने में थोड़े क्रिटिकल वर्ड लग रहे हैं, आंसू और भीख, लेकिन यही सोसाइटी की आज की डेट की सच्चाई है। अगर आप अपनी मेहनत अच्छे से नहीं करेंगे तो कोई भी आदमी आपके सर पे पैर रखकर आगे निकल जाएगा। आप उस टाइम पे मूवी देख सकते हैं, आप उस टाइम पे खेल सकते हैं, आप उस टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं कहीं भी, पर लेकिन कोई ना कोई उस टाइम पे पढ़ाई कर रहा होगा, कोई ना कोई अपने आप को इनहेंस कर रहा होगा, अपनी एफिशिएंसी का अच्छे से यूज कर रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खेलना छोड़ दीजिए, मतलब ये सब अपनी एक्टिविटी करना छोड़ दीजिए, मूवी देखना छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसको 110% देकर करें, अपनी फुल एफिशिएंसी से करें। अगर आप उसको बेमन से या आधे मन से करेंगे तो कर भी रहे हैं, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और काम भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपना एक बेसिक मिनिमम शेड्यूल बना के रखिए कि कुछ भी हो जाए, धरती इधर की इधर हो जाए, पर लेकिन ये जो शेड्यूल है मुझे कम से कम ये तो कंप्लीट करना ही है। तो अपना 4 से 5 घंटे का तो मिनिमम एक शेड्यूल बनाकर रखिए कि ये मुझे करना ही करना है, चाहे किसी दिन कुछ भी हो जाए। इसके अलावा आप जितना भी ऊपर नीचे शेड्यूल कर सकते हैं, अपना जो भी आज ये कर लेना है, कल वो कर लेना है, वो आप टाइम का अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पर लेकिन इतना करना है वो फिक्स होना चाहिए। तो इससे आप क्या रहेंगे, एक बिल्कुल रेगुलर वे में चीजों को करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप करते ही करते एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएंगे। अगर आप डेली पंक्चुअल स्टडी करेंगे तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन करिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी एनर्जी और एफिशिएंसी को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ओके, तो 29 जून है, आज देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं। ये स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपके माइंड में इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है और ये यहाँ पर वेबसाइट है। ये कोर्स बनाए गए हैं भूमिका मैम के द्वारा, गौरव सर के द्वारा और महिपाल सर के द्वारा। ये 3 फैकल्टी है जिन्होंने कंप्लीट सिलेबस कोर्स तैयार किया है। ये फर्स्ट वाला आर्टिकल है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है MP के MLA को। MP के MLA मतलब मध्य प्रदेश, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। तो मध्य प्रदेश के MLA को डिस्क्वालीफाई कर दिया है पेड न्यूज के ऊपर। ठीक है ना, सुनने में कैसा लग रहा है MP के MLA को चलिए जो भी है, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। ठीक है ना, थोड़ा अपना लाइट मूड रख के और बस पढ़ाई किया कीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया पेड न्यूज के ऊपर। तो आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे थोड़ा कि किस तरीके से इस तरीके की एक्टिविटी होती है, और कुछ रिकमेंडेशन भी दी है गवर्नमेंट को कि इन सब चीजों को किस तरीके से सेटल डाउन किया जाए। ओके, नीचे वाला आर्टिकल है, इलेक्शन कमिश्नर नहीं, यूरोपियन कमीशन ने फाइन लगा दिया है गूगल के ऊपर। तो उसी के बारे में आर्टिकल है। कल भी हम लोगों ने न्यूज एनालिसिस में इसको देखा था, आज फिर इसको अच्छे से देखेंगे और ये किस तरीके से कई सारी बातें यहाँ पे मतलब आप लोगों के माइंड में क्लियरिटी आएगी इस चीज को लेकर, किस तरीके से गूगल जैसी कंपनी दूसरी वर्ल्ड में जाके दूसरे देशों में जाके अपने आप का प्रेफरेंस बनाए रखती हैं और अपनी मार्केट को अच्छा रखने के लिए, ऊपर रखने के लिए किस तरीके की एक्टिविटी करती हैं, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये वाला आर्टिकल जो है ये GST से रिलेटेड है, पर GST में जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनके जो आइटम्स होते हैं जैसे व्हील चेयर वगैरह हो गई या बैसाखी वगैरह हो गई, तो उन पे टैक्स लगा दिया गया है, जो कि अब से पहले टैक्स नहीं था। तो उसी के बारे में जिक्र किया गया है कि पहले ये टैक्स हुआ करता था 90s में। ठीक है, 90s में जो रिजीम हुआ करता था उस टाइम पे इस तरीके का टैक्स लगा करता था, फिर से यहाँ पे अब टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो यही बात सामने निकल के आ रही है कि ये सही नहीं है। ठीक है, ये तो हम पुराने टाइम में जा रहे हैं एज कंपेयर टू आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में हम लोगों को जाना चाहिए, जबकि हम लोग और पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं यहां से अगर देखा जाए तो। ये वाला आर्टिकल अच्छा नहीं है, रिसर्च के बेस के ऊपर चीजें लिखी हुई हैं, ज्यादा चीजों में इतना भी घुसना अच्छा नहीं है, तो ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाला आर्टिकल जो नीचे वाला है यहाँ पे कई सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। एक तो बोला गया जिस तरीके से हमने कल भी डिस्कस किया था, कल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें बताया गया था कि सहारनपुर वाले एरिया में दलितों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो इसी के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि देखिए अगर रेप होता है, जैसे 2012 में जो रेप हुआ था निर्भया केस, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, सब लोग सड़कों पे उतर आए थे, सब लोगों ने उसको सपोर्ट किया था कि किस तरीके से न्याय मिलना चाहिए। लेकिन दलितों के लिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, बल्कि उनको दबाया जा रहा है, हर एक एरिया में अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग डायरेक्शन में उनको दबाया जा रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर देखा जाए तो जरा सा भी अगर कहीं पे हिंसा होती है, महात्मा गांधी जी का चोरा चोरी का मूवमेंट ले लीजिए, अगर उन्होंने क्या किया था, एक पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिस वालों को मतलब बंदी करके वहां पे आग लगा दी गई थी, जला दिया गया था। तो जो महात्मा गांधी जी ने पूरा मूवमेंट वापस ले लिया था उसकी वजह से, जबकि उनको पता था वहां पे देखने में चीजें ये मिल रही थी कि किस लेवल पे आज की डेट में जनता पहुंच चुकी है सबको मारने पीटने के लिए। तो ये लग रहा था कि अभी आजादी हम ले लेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने भगत सिंह मूवी भी देखी होगी, तो उसमें भी जिस तरीके से अजय देवगन बोलता है कि मतलब मेरे सपने टूट गए, हमको लग रहा था कि आजादी अभी मिल जाएगी।
तो उस टाइम पे बल्कि जो नॉन वायलेंस वाला मुद्दा था वो उस पर बैठ के उन्होंने वो सारा एक तरीके से डिसीजन लिया। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री और बताना चाहूंगा। अगर मतलब सब बंदे बोलते हैं जिनको आइडिया नहीं है इसके बारे में कि महात्मा गांधी जी का डिसीजन गलत था, जिनको ज़्यादा हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, वो बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लिया गया था। अगर महात्मा गांधी जी वो डिसीजन न लेते, अब से पहले महात्मा गांधी जी के जो कॉन्सेप्ट चलते थे सारे मतलब एक तरीके से नॉन वायलेंस रहते थे। तो अगर किसी भी चीज में इस तरीके से वायलेंस हो जाता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बहाना मिल जाता जनता को डायरेक्ट जनता के ऊपर फायर करने का, जनता को दबाने का, जनता को जेल में डालने का। तो इतने ज्यादा इनोसेंट आदमी मारे जाते जिसकी कुछ हद नहीं है अगर महात्मा गांधी जी ने जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो वापस नहीं लिया होता। तो यही बात होती है, इसी तरीके की चीजें होती हैं जिसकी वजह से मतलब सोच समझकर ही उन्होंने कोई डिसीजन लिया होगा ना उस टाइम पे। वो अगर वापस नहीं लेते तो उनके पास में, अंग्रेजों के पास में पूरा एक तरीके से अधिकार मिल जाता है कि जब वो मार रहे हैं तो हम क्यों नहीं मार रहे हैं, तो फिर कोई उनको बोलने वाला भी नहीं होता। तो बहुत से इनोसेंट आदमियों को बचाने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया था, जबकि बहुत से आदमियों की समझ में ये नहीं आता है। सब बोलते हैं कि अच्छा खासा आजाद हो जाते उस टाइम पे, ऐसा नहीं होने वाला था, कुछ बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन में चीजें पहुंच जाती। तो यही बातें बोली गई कि उस टाइम पे भी मतलब इस तरीके से चीजें की गई थी कि जो महात्मा गांधी जी हैं नॉन वायलेंस को लेके, पर लेकिन आज की डेट में कोई बोल ही नहीं रहा है उनके खिलाफ अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। तो ये जिक्र यहाँ पे किया गया है। ओके, चलिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन बताइए महात्मा गांधी जी से रिलेटेड, कांग्रेस से रिलेटेड है। कांग्रेस का कौन सा सेशन महात्मा गांधी जी ने प्रिजाइड किया था? एक ही सेशन किया था उन्होंने, और वो कहाँ पे किया था एक तो ये बताइए। ठीक है, एक बताना है आप लोगों को कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जो कि कांग्रेस की लीडर बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की। ठीक है, और फर्स्ट वुमेन पहले आप लोगों को बताना है कि फॉरेनर कौन थी और जो फिर इंडियन कौन थी, दोनों का बताइएगा, और कौन कौन सा सेशन दोनों ने मतलब प्रिजाइड किया था ये भी आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया। ओके, ये वाला आर्टिकल जो है नीचे, इस वाले आर्टिकल में यहाँ पे रैनसम वायरस के बारे में बात की गई है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे एक न्यूज डिस्कशन में भी आर्टिकल है, दोनों को साथ में देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया, आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही होगी कंप्लीट। ठीक है, तो जो आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही है कंप्लीट, यहाँ पे क्या होता है, आप लोग जैसे कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ये बन के आ जाएगा इस तरीके का, और वहां पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे टाइमिंग चलनी स्टार्ट हो जाएगी कि 1 2 3 मतलब इस तरीके से, और टाइमिंग डिसाइड कर लेते हैं कि इतने घंटे इतने दिन। अगर आप लोग जो फिरौती नहीं देंगे, रैनसम होता है फिरौती, तो अगर आप फिरौती नहीं देंगे तो आप लोगों के कंप्यूटर का जो डेटा है, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा आपकी फाइल है वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये रहता है बिटकॉइंस में ये लेते हैं, जिनको ट्रेस करना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो बिटकॉइंस में ये अपनी मनी रिसीव करते हैं। तो इसी तरीके से जो इंडिया में बोला गया, पेज 9 पर भी ये न्यूज है, बोला गया कि जो ये वायरस है, ठीक है, वायरस का नाम है पेटा। पहला वाला जो अभी वायरस कुछ दिनों पहले न्यूज में था, उसका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है, इसका नाम यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो देखिए इंडिया में ये बोला गया है कि ये ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल रहा है इंडिया पे, कुछ ही पोर्शन में दिखा है हल्का फुल्का सा, पर लेकिन और कई सारी कंट्री में बहुत सारा इंपैक्ट डाल रहा है। तो सीधा सीधा फंडा यही है, इसका स्क्रीन लॉक कर देता है, फिर पीछे से क्या करता है, डेटा डिलीट करना स्टार्ट कर देता है अगर आप लोग फिरौती नहीं देते हैं तो। इस तरीके का ये वायरस है, इसीलिए फिरौती वाला वायरस है ये। मतलब सब कितना अच्छा हो गया, पहले लोगों को किडनैप करना पड़ता था फिरौती लेने के लिए, आज की डेट में ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कितने जल्दी चेंज हो रही है दुनिया, आप लोग देखिए। तो अगर आप लोग मतलब पैसिव मोड में रहते हैं कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है, इस तरीके से अपनी लाइफ को बड़े ठंडे बस्ते में लेके चल रहे हैं, तो देखिए कि दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है। अब कुछ दिनों में ड्राइवरलेस गाड़ी आने वाली है, मतलब किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अगर कोई अपने आप को कंटिन्यूअसली अपडेट नहीं करेगा तो बहुत पीछे छूट जाएगा, आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है। तो अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए, अपने आप को हमेशा एक्टिव रखिए, जो भी चेंजेस हो रहे हैं अडेप्ट करने की कोशिश कीजिए। कभी भी चेंजेस के खिलाफ में रिजिड नहीं रहना चाहिए, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो लाइफ में। जल्दी से जल्दी उनको अडेप्ट करने की कोशिश कीजिए, वरना पीछे छूट जाती है दुनिया। ओके, तो यहाँ पे यही बातें जिक्र की गई हैं। तो देखिए अब मतलब क्या आगे निकल के आता है, वायरस को किस तरीके से टैकल किया जाता है। प्रिवेंटिव मेजर भी वैसे निकल के आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसी कोई वायरस आता है वही है ना, हर मतलब मर्ज की दवा तो निकल के आई जाती है। बस यही है कि उसको देखने का साहस होना चाहिए और करने का क्रेज होना चाहिए आदमी के अंदर। ओके, देखिए आर्टिकल है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एमपी को बैन कर दिया गया। तो यहाँ पे हुआ क्या था, इन्होंने मतलब देखिए अगर कोई आदमी पेड न्यूज होती है, जिस तरीके से मान लीजिए कोई आदमी की क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसका रिकॉर्ड क्रिमिनल है, ठीक है, अगर वो पेड न्यूज डलवा देता है किसी भी तरीके से कि बहुत अच्छा इंसान है, ये अच्छे अच्छे काम कर रहा है, पीछे बैकग्राउंड में पता चल रहा है कि दुनिया भर के केस चल रहे हैं उसके अपोज में, तो जो एक तरीके से जो डेमोक्रेसी की बेस है हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस कॉन्सेप्ट का हनन हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये निकल के आता है कि जनता को पता होना चाहिए ना वो किसको वोट डालने जा रहा है, कौन आदमी सही है कौन आदमी गलत है, पर लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं अगर उनके सामने सही ढंग से पता न चले कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने क्या किया, बैन कर दिया गया। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है,
यूपी के एमएलए को भी इस तरीके से बैन किया गया था पहले, ठीक है। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको किस किस को बैन कर दिया गया है, तो बस आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। तो मतलब टू डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था 2011 में पेड न्यूज से रिलेटेड। तो देखिए ये बोला जा रहा है कि जिस तरीके का मुखौटा पहन के ये इस तरीके की चीजें करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मेल प्रैक्टिस में आता है आज की डेट में, लेकिन ये ऑफेंस नहीं है। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत आता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसमें अमेंड करने को बोला है, चेंज करने को बोला है गवर्नमेंट को कि जो ये पब्लिक जो ये पेड न्यूज है, अगर कोई पेड न्यूज देकर कोई भी किसी तरीके की एक्टिविटी पब्लिश करता है तो उसको ऑफेंस माना जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोल ऑफेंस माना जाए, और हमको उस पर पावर दीजिए कि जिससे कि हम उस पर एक्शन ले सकें, ठीक है। तो ये बात इलेक्शन कमिश्नर ने गवर्नमेंट को बोली है कि इस पर जल्दी से जल्दी कोई रूल और रेगुलेशन ला बनाइए जिससे कि हम इस तरीके की एक्टिविटीज को टैकल कर सके आराम से। तो आगे फिर यही बोला है कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन निकलना चाहिए, वरना फिर प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए हम लोगों ने देखा था जो मतलब तमिलनाडु में भी हमने ये इशू देखा था। तमिलनाडु में जो जयललिता जी एक्सपायर हो गई थी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उसको हड़पने के लिए दोनों पार्टी में बहुत ज्यादा मतलब घमासान मचा हुआ था। उन्होंने ये सोचा था कि अगर हम कोई भी पार्टी उसको जीत लेगी, जो डिवाइड हो गई थी जो AIADMK, तो उसमें ये माना जा रहा था कि जो भी पार्टी उसको जीत लेगी, जो भी पोर्शन उसको, जो भी फैक्शन उसको जीत लेगा, कि वही मतलब एक तरीके से मतलब जो जयललिता जी का हायर माना जाएगा, वही उसका उत्तराधिकारी माना जाएगा। तो वहां पे ऐसी ऐसी एक्टिविटी निकल के आई बहुत ही गलत गलत तरीके की, कि मतलब न्यूज़पेपर में पैसे बंडल करके फेंके जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो पेटीएम है, किसी का पेटीएम रिचार्ज करा दिया गया, उसके फोन नंबर पे रिचार्ज करा दिया गया। तो बहुत सारी ऐसे मतलब वोटों को लुभाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी हो रही थी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक उसी तरीके का पार्ट निकल के आता है, वोटर को लुभाने के लिए। तो आप लोगों को जैसे पीछे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप भी डिस्कस करें, इसके बारे में अपने व्यूज दीजिए, लगभग 200 वर्ड में लिखिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन निकलना चाहिए, कि इसका किस तरीके से इसको टैकल करना चाहिए इस प्रॉब्लम को, जो कि ये मतलब वोटरों को लुभाने के लिए किया जाता है और वोटरों को गुमराह करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी जो की जाती है। पेड न्यूज़ हो गया, या फिर इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी है जो तमिलनाडु में हुई थी, या फिर और भी पैसे वगैरह दिए जाते हैं वोटरों को। तो मतलब किस तरीके से उसको सही किया जा सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के नाम पे ये धब्बा लग जाता है अगर इस तरीके की एक्टिविटी सामने निकल के आती है। तो कोशिश कीजिए कि आंसर लिखने का, और पार्टिसिपेट कीजिए यार। आप लोग पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, बोलता हूं तो करते हैं वरना नहीं करते हैं, फिर ये अच्छी बात थोड़ी ना है। पार्टिसिपेट करिए अच्छे से, मुझे भी अच्छा लगेगा, फिर मैं भी और अच्छे से चीजों को करूंगा। नेक्स्ट वाला आर्टिकल देखिए, यूरोपियन कमीशन ने क्या किया, 2.42 बिलियन यूरो की बात चल रही है यहाँ पे। यूरो जो करेंसी है वो यूरोपियन यूनियन की है। तो वहां पे क्या है, उन्होंने बैन लगा दिया है गूगल पे। तो गूगल पे जो बैन लगाया है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। देखिए ऐसा होता है मार्केट में, अगर आप लोग देखें तो एक कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में। ये थोड़ी ना है जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात सुनी होगी आप लोगों ने। ये आप लोगों ने एक घेरा होता है जहां पे आदमी रनिंग करता है, ठीक है। तो ये घेरे में मान लीजिए एक आदमी तो यहां से दौड़ता है, दूसरा आदमी ये मान लीजिए ये इस तरीके का है ग्राउंड में, दूसरे आदमी को यहां से दौड़ाया जाता है, तीसरे आदमी को यहां से दौड़ाया जाता है। तो क्यों दौड़ाया जाता है यहां से, ये इसलिए दौड़ाया जाता है क्योंकि जो है सबको इक्वल डिस्टेंस दौड़नी पड़े, ठीक है। क्योंकि ये वाला चक्कर बड़ा है, ये वाला चक्कर छोटा है, ये वाला चक्कर और भी छोटा है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज इसलिए की जाती है। पर लेकिन अगर सबको इसी बड़े बड़े चक्कर में ये दौड़े और ये दौड़े और सबको इक्वल तो यहां से दौड़ने के लिए बोला जाए तो ये फेयर प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। इस वाले बंदे को ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, इसको कम दौड़ना पड़ेगा, पर सबको इक्वल दौड़ना है, ये माना जाता है। तो इसीलिए जो हर एक कंट्री में एक मतलब कंपटीशन कमीशन होता है जिसके तहत ये चीजें होती हैं कि एक मार्केट में लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। ऐसा नहीं है कि एक मार्केट में प्रोडक्ट कोई आ रहे हैं उसके प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दे दिया जाए, दूसरे के प्रोडक्ट को प्रेफरेंस ना दिया जाए। तो सामने वाला तो एक तरीके से मतलब वही उसके माइंड में नेगेटिव चीजें आ जाएंगी कि यार मेरे तो प्रोडक्ट मार्केट में आ नहीं रहे हैं, तो मैं किस तरीके से सर्वाइव करूंगा यहाँ पे। तो गूगल ने क्या किया, जो खुद की सर्विस होती है, जो खुद के प्रोडक्ट होते हैं, जो उनको क्या किया, उनको प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया। अगर कोई उनको सर्च करता है तो इनकी चीजें पहले आने स्टार्ट हो गई। मतलब आपने सर्च किया, मान लीजिए कोई मोबाइल फोन आया या कोई भी सर्विस सर्च करी, तो उसको सर्च करके उन्होंने क्या किया, वहां पे गूगल का जो कोई भी प्रोडक्ट है वो सामने ला के रख दिया। मतलब खुद के प्रोडक्टों को ज्यादा विजिबिलिटी देना, ज्यादा मतलब खुद के प्रोडक्ट को ज्यादा सर्चेबिलिटी देना, खुद के प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस करना, सर्विस में हायर दिखाना, सिस्टमेटिकली इस तरीके की चीजें करना, ग्रेटर विजिबिलिटी में लेके आना, तो अपने पे ज्यादा क्लिक्स कराना। मतलब क्लिक करेगा जो आदमी खरीद के आएगा तो वहीं से तभी खरीदेगा ना जाके। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी की गई है, तो ये कहीं ना कहीं जो कंपटीशन होता है मार्केट में, जो कि कंप्लीटली डिमांड और सप्लाई के ऊपर रहता है, उसको हर्ट करता है। तो इसी के ऊपर क्या किया, कंपटीशन कमीशन जो यूरोपियन का है, तो उन्होंने क्या किया, बैन लगा दिया है। मतलब बैन क्या, एक तरीके से फाइन लगा दिया है। तो इतना फाइन लगाया गया इनके ऊपर, इनको बोला है 90 डेज में आपको पे करना है ये वाला फाइन, ठीक है। पर लेकिन जो राइटर है वो थोड़ा सा जो फेवर कर रहे हैं गूगल का, वो बोल रहे हैं देखिए अगर अल्फाबेट है जो पेरेंट कंपनी है गूगल की, उसकी अगर कमाई देखी जाए 55 बिलियन है,
तो अगर इस तरीके से फाइन लगाया जाएगा तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन आज के डेट में सही नहीं है पेरेंट कंपनी की, तो और ज्यादा गूगल भी गलत उसमें पहुंच सकती है, मतलब एक तरीके से घाटे में पहुंच सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये बात तो सही है अगर देखा जाए, मतलब इस तरीके की फेयर प्रैक्टिस नहीं, मतलब फेयर प्रैक्टिस होनी चाहिए मार्केट में, पर लेकिन कंपनी के बारे में ये बोल रहे हैं, कंपनी के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। अगर एक बात भी देखी जाए न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पे देखी जाए, अगर मान लीजिए कोई न्यू टेक्नोलॉजी अपडेशन आ रहा है और ये उसको मार्केट में दिखा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। कंज्यूमर की चॉइस, मान लीजिए कोई पुरानी चॉइस पे कंज्यूमर टिका हुआ है, उसको पता नहीं है मार्केट में कुछ नया आ गया, तो गूगल ने ये बोला हम तो नई मार्केट में उनको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं ताकि वो नए प्रोडक्ट भी यहाँ से खरीद सकें। ये नहीं है कि अपनी पुराने प्रोडक्ट के बेस पे वो काम कर रहे हैं उसी को करते रहे। तो हम तो प्रेफरेंस इसलिए दिखा रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो उनको नई टेक्नोलॉजी का पता चले, नया वर्ल्ड चेंज हो रहा है, उनको नई चेंजिंग चीजों का पता चले। ऐसा नहीं है कि हम अपनी चीजों को प्रेफरेंस करके दिखा रहे हैं। तो ये बात बोली गई है। और देखिए व्हाइट हाउस जो है, जो यूएसए का, तो उन्होंने क्या किया है, उससे दूर रहने की कोशिश की है, मतलब कि जो यूरोपियन यूनियन ने फाइन लगाया है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए तब से किस तरीके के रिलेशन बन गए हैं यूरोपियन यूनियन के साथ में, तो वो चीजें भी निकल के सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में। पर कोई भी कंपनी अगर किसी कंट्री में आगे काम करती है, देखिए बहुत ही लार्ज स्केल पे हो जाती है, तो सबका एक दूसरे से रिलेशन रहता है, सिटीजन का, गवर्नमेंट का, मीडिया का, टेक्नोलॉजी का, तो फास्ट तरीके से चेंज हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होते रहते हैं। इस तरीके की कुछ बातें डिस्कस की गई हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को भी अगर देखा जाए तो डे बाय डे में एक्टिविटी में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली चीजें चेंज भी होती रहती हैं, चॉइस भी रहती है लोगों के पास में, कंपटीशन किस तरीके से कंपटीशन, तो ये आउटडेटेड नहीं होता है एक तरीके से देखा जाए तो, ये ऑब्सोलेट नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये तो इनके बारे में यहाँ पे जिक्र हो गया जो इनके बारे में चल रही थी। हम थोड़ा सा इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इंडिया में भी इसी तरीके की एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन आ जाते हैं बैकग्राउंड में। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो 2003 में इसको बनाया गया था, और जो बनाया गया था इसको कंपटीशन कमीशन एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी जिस तरीके से आप लोगों को पता है, जगह जो कि एक्ट के तहत बनाई जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखी हुई है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो एक्ट के तहत बनाई जाती है। और इसके अलावा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं जो कि एक तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई जाती है, मतलब किसी को एक्ट के पास करने की जरूरत नहीं है, बस जो हमारा कैबिनेट है वो खुद डिसीजन ले लेता है कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए और उसको करने लगते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं मतलब एक तरीके से नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे बोली गई है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराते हैं और जो नेगेटिव एक्टिविटी होती है उनको साइड में करते हैं। तो 2003 में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और 2009 में इसने अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया गया था। ओके, तो यहाँ पे जो है ये है धनेंद्र कुमार जी थे जो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, और जो आज की डेट में इसके चेयरमैन हैं वो है समिता जिनगरन IRS जी हैं। ठीक है, तो इनका आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। और अगर थोड़ा सा इसका वो भी रखना चाहते हैं तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, बस ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा काफी हो गया। मतलब फर्स्ट को भी याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, वैसे प्रेजेंट वाले को याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। देखिए ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा है। ये वाला आर्टिकल जो ये लिखने वाले हैं जावेद जी, तो इन्होंने लिखा भी है, ये एक तरीके से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी उसी चीज से बिलोंग करते हैं, मतलब डिसेबल्ड है, तो इसीलिए ये आर्टिकल को अच्छे से समझ भी पा रहे हैं और चीजों को लिख भी कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि फाइटिंग एन ओल्ड बैटल, मतलब बहुत ही पुराने टाइम से हम ये फाइट करते आ रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। जीएसटी आप लोगों ने पता है कि 30 जून से रात से इंप्लीमेंट होने जा रहा है, रात को 12 बजे यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा चीजों को, तो मिडनाइट में स्टार्ट किया जाएगा जीएसटी, वो आप सभी लोग जानते हैं। तो पहले क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आज की डेट में जीएसटी पे 5% इन्होंने टैक्स लगा दिया है, मतलब किस पे, जो कि व्हील चेयर वगैरह होती हैं या फिर जो ये चीजें यूज करते हैं जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, तो उन सब चीजों पर 5% टैक्स लगा दिया गया है। सिंस 2006 से अगर देखा जाए तो कोई टैक्स नहीं था इनके ऊपर। ठीक है, पर जीएसटी काउंसिल ने डिसेबल्ड पीपल को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया गया है, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अगर देखा जाए कि सेमी प्रीशियस मेटल होते हैं या और भी इस तरीके की कई सारी चीजें हैं, तो उन पे तो लगा रखा है 0.25%, और डिसेबल्ड पीपल के गुड्स है उन पे लगा दिया है 5% टैक्स। तो यहाँ का कहाँ का ये न्याय है, ये इस तरीके की चीजें सही थोड़ी ना है ये। तो जिस तरीके से इन्होंने अभी आप लोगों को ये याद रखना है, राइट टू ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट निकल के आया था अभी 2016 में, हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस भी की थी ये सारी चीजें कि वेबसाइट उनके हिसाब से होनी चाहिए, मतलब जो बिल्डिंग्स है गवर्नमेंट की उनके हिसाब से होनी चाहिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें वो आराम से मतलब एक तरीके से आराम से उसमें चढ़ सकें और उतर सकें, जिस तरीके से मेट्रो में फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है उस तरीके से मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। तो यहाँ पे इस सेक्टर में बोला गया था कि इनको अफोर्डेबल चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, मतलब किस तरीके से, मतलब इंसेंटिव दिए जाएंगे, कंसेशंस दिए जाएंगे, ये बातें बोली जा रही थी। इसके अलावा
यहाँ पे ये भी बातें बोली गई थी कि रेट्रोफिटिंग, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट ये खरीद के आ रहे हैं उसमें फिर से कोई चेंजेस करने पड़ रहे हैं, फिर से नई चीज लगानी पड़ रही है, कोई फिटिंग करना पड़ रहा है व्हीकल्स में, तो उसमें भी मतलब इन लोगों को मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं कि एक तरीके से इनको छूट दी जाएगी, ठीक है। और मोबिलिटी ऑफ असिस्टेंस करना चाहिए, मतलब कहने का ये मतलब है इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कि जहां पे आप लोगों को ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पे आप लोगों को ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, वहां से आप लोग मतलब कन्नी काट रहे हैं। तो जो एक्ट पास किया गया था 6 महीने पहले एक्ट पास किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इनके पास में पूरा टाइम था कि एक कमेटी सेट करते, कितना किसके ऊपर क्या चीजें लगानी है उसको अच्छे से देखते, उसके बाद में मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो करते, पर लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया अगर देखा जाए तो यहाँ पे, बल्कि और ऊपर से टैक्स लगा दिया जो कि 2006 से टैक्स नहीं था, जीरो टैक्स था। तो ये फिर से डिमांड कर रहे हैं कि उसी तरीके से होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हैं। 90s में क्या हुआ करता था कि 13% टैक्स लगा करता था किस पे, व्हील चेयर्स पे, और जो बैसाखी होती हैं, क्रिचेस जो होते हैं उन पे लगा करता था कितना, 25%, इस तरीके की जो होती हैं उन पे 25% टैक्स लगा करता था। लेकिन जो जसवंत सिंह जी थे उन्होंने क्या किया था, फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने स्लैब 5% की लाके मतलब ब्रेक डाउन कर दिया, उसको 5% पे लाके रख दिया। फिर 2006 में जो फाइनेंस मिनिस्टर बने पी चिदम्बरम जी, उन्होंने उसको हटा के जीरो कर दिया। तो अगर हम फिर से ये चीजें लगा रहे हैं हम, तो फिर 90s वाले एरा में पहुंच जा रहे हैं, जबकि हमको आगे बढ़ना है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर इंडिया में देखा जाए डिसेबल्ड पीपल 17 मिलियन है, 17 मिलियन है, अगर 17 मिलियन को ढंग से एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, ढंग से उनको जॉब प्रोवाइड कराई जाए, तो इंडिया का जो नेशन ग्रोथ है उसमें बहुत अच्छे से मतलब एक तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर इस तरीके की एक्टिविटी चलती रही, अगर उन पर टैक्स लगाया गया, तो कहीं ना कहीं उनका जो पोटेंशियल है उनको यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये इसी तरीके से अगर लीडर चाहते हैं आप, हम में से भी कोई लीडर निकल के आए, जिस तरीके से ये भी उसी मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर मेरे जैसे और भी आदमी चाहते हैं आगे निकल के आए, अपनी बात को रखें, अपने आप को प्रूफ कर सकें, तो आप लोगों को कम से कम सपोर्ट करना पड़ेगा। आप भी इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपका क्या मानना है इसके बारे में। तो आप भी कुछ अपने व्यूज यहाँ पर दे सकते हैं। काफी अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में आप भी अपने पॉइंट्स कुछ लिखिए। न्यूज एनालिसिस का पेज फर्स्ट पेज दे रखा है, यहाँ पे देखिए क्या बातें निकल के आ रही हैं कि अरुण जेटली जो है मतलब अभी पहले तो आप ये समझ लीजिए जो एयर इंडिया है काफी लंबे टाइम से घाटे में चल रही थी। कल भी हम लोगों ने देखा था 3 स्लैब रखी गई थी, उसमें बोला गया था कि 100% कर दें, 75 के एयरफेयर में कर दें, या फिर 49 पे लाके रख दें, कि मतलब उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दें। तो वो निकल के आ रही थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री दे रखी है, आप लोगों को याद रखना चाहिए थोड़ा। JRD टाटा जी के द्वारा 1932 में इसको फाउंड किया गया था। इसके जिस टाइम पे बोला गया था इसको टाटा एयरलाइंस, ठीक है, टाटा एयरलाइंस बोला गया था। पर लेकिन जो टाटा एयरलाइंस है वो पब्लिक कंपनी बना दी गई एयर इंडिया के द्वारा 1946 में, ओके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया फिर इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर 49 स्टेक्स कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में आनी स्टार्ट हो गई। पहले जो थी एक तरीके से प्राइवेट आप इसको बोल सकते हैं, पर लेकिन आगे आगे जैसी चीजें चलती रही तो गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। आज की डेट में अगर देखा जाए इनके पास में कितने हैं, 118 एयरक्राफ्ट है, 77 ओन है, 22 यहाँ पे सेल पे या लीज पे रखे हैं, और 90 ड्राई लीज है। ड्राई लीज क्या बोलते हैं, एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जहाँ पे हायर किया जाता है एयरक्राफ्ट को, विच डज नॉट इंक्लूड प्रोविजन ऑफ फ्लाइट क्रू, जिसमें क्रू मेंबर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये इसको बोला जाता है। इसके अलावा 360 जो फ्लाइट है डेली, और मोर देन 18 मिलियन एनुअल पैसेंजर इससे ट्रेवल करते हैं। तो एक बड़ी एक व्यवस्था है। तो इसको डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात चल रही है। और इसके देखिए स्टैक्स देखिए, शेयर देखिए मार्केट में गिरते ही जा रहे हैं। आज की डेट में बिल्कुल 2017 में कितना लोअर आ गए हैं, तो इसीलिए घाटे में जाती जा रही है। तो इसको बात बोला गया कि इसको बेच दिया जाए, जिससे कि कुछ ना कुछ तो इसकी कंडीशन सही हो जाए। एक देखिए कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि ओवरबर्डन रहता है, स्टाफ की जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा स्टाफ है। उसके अलावा और भी कई सारी एक्टिविटी हम लोग लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए लॉस मेकिंग जो है आज की डेट में ये वही है ना कि लॉस मेकिंग चीजों को जल्दी से जल्दी उसमें से निकल दिया जाए, इससे फायदा नहीं है, उसको और ज्यादा लॉस में ले जाके रख देना। तो डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात आ गई है। डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहा है कि जो जिस तरीके से डेब्ट है किस तरीके से उसको हैंडल करना है, कंपनी सेल करनी है, कहाँ से कितना प्रॉफिट निकालना है, वो ये सब चीज़ें बोली गई हैं कि कितना डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन कौन यहाँ पे बिडर्स आ रहा है जो कि इन्वेस्ट करना इसमें चाहता है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट एक तरीके से देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट समझ लीजिए आप, अगर कोई गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है, उसके 100% शेयर है यहाँ पे, तो अपने कुछ शेयर्स वो बेच देता है। तो बेचने के बाद में उसको काफी प्रॉफिट होता है। जिस तरीके से आप लोगों ने पीछे कुछ टाइम पे सुना होगा कि कई सारी ऑयल कंपनी के भी शेयर्स बेचे गए थे, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है, अपने शेयर बेचना, ठीक है। तो जब तक 51% तक शेयर रहते हैं तब तक तो गवर्नमेंट की साझेदारी रहती है। इससे नीचे आते ही फिर क्या हो जाता है, फिर सामने वाले के हाथ में पावर चली जाती है,
ठीक है। तो इसीलिए मतलब बात की गई थी, लास्ट जो रखा गया था इन्होंने, ये तो 100% बेचने या 70s में कुछ बेच रहे थे या फिर कितना बेचना था 49, मतलब ये अपने हाथ में इसकी ओनरशिप रखना ही नहीं चाह रहे थे। तो वो बातें की जा रही है। तो देखिए आगे इसके ऊपर कोई एडिटोरियल आएगा अभी 1-2 दिन में, तब और अच्छे से इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये वाली न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था यहाँ पे। जैसे ही हमारे यहाँ से जो मानसरोवर कैलाश की यात्रा की जाती है, तो आप लोग देखिए हम लोगों ने 2 चीज़ें जिक्र किया था यहाँ पे। एक तो लिपु लेक ये वाला पास है, यहाँ से उत्तराखंड से होता हुआ ये वाला यहाँ से जाता है। ये वाला रास्ता हम लोगों ने देखा था 90 डेज लगते हैं लगभग, कितना लंबा रास्ता था। दूसरा वाला रास्ता जो नया रास्ता बनाया गया था, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो चाइना के प्रेसिडेंट है उन्होंने मिलकर बात की थी कि एक ऑल्टरनेटिव वे दिया जाएगा जिससे कि आराम से यहाँ से जा सके। ठीक है, तो यहाँ से होते हुए जिससे कि मानसरोवर तक जा सके। ये अगर देखा जाए तो ये यहाँ से लगभग 7 से 8 गुना लंबा रास्ता है, पर लेकिन इसको ट्रेवल करने में 19 दिन लगते हैं और इसको ट्रेवल करने में ओनली 12 डेज लगते हैं। वो ये सीधा रास्ता है, अपना सड़क वगैरह है, तो आराम से आदमी जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बातें की गई। तो इन्होंने क्या किया, अभी इसको रास्ते को बंद कर दिया। किसकी वजह से? इन्होंने ये बोला कि जो ट्रूप्स हैं, जो हमारे बीएसएफ के जवान है, वो भी क्रॉस करके यहाँ पर आ रहे हैं इनके वाले एरिया में। तो ये बात बोलते हुए इन्होंने इल्जाम लगाया इंडिया के ऊपर, इसको बंद कर दिया। तो इसी के ऊपर ये यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्टर करने की और भी कई सारी एक्टिविटी करते रहते हैं। तो जो भूटान वाले आदमी हैं वो भी इससे मतलब उसमें आ गए हैं, सदमे में आ गए हैं। देखिए ये वाला एरिया हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये सिक्किम हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया, ये भूटान हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से कहीं से होता हुआ ये रास्ता जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो भूटान में है, इनके साथ में देखिए चाइना की आप लोग प्रॉब्लम तो समझते ही हैं, सबके साथ में उनकी जो मतलब एक तरीके से खींचातानी चलती रहती है। तो इसी तरह की खींचातानी उनकी भूटान के साथ में भी चल रही है बहुत लंबे समय से। तो कुछ एरिया है वो अपना बताते रहते हैं वहाँ पर भी। तो अब रोड वगैरह बनाने की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो आपने हमारा पुराने टाइम का एग्रीमेंट है, आप उस पर बने रहिए और नई नई चीजें निकाल के न लाइए। चाइना क्या करता है, कई सारी पॉलिसीज यूज करता है उल्टी सीधी। क्या करता है, पहले अपने ट्रूप भेज देता है, कभी अपने आदमी भेज देता है किसी एरिया में, फिर आराम से वहाँ अपने बंकर बनाने लगता है, फिर बोलने लगता है ये तो हमारा एरिया हो गया। तो इस तरीके की पॉलिसी अपना के चलते हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके कई सारी ये पहले से ही इशू इनके साथ में चलते रहते हैं। नोट इन इंडिया, आप लोग साउथ चाइना सी में भी देख लीजिए, किसी भी एरिया में आप लोग देख सकते हैं, हर जगह इनकी इस तरीके की एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। डोंगलैंड वाला एरिया, वहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये चाइना का पार्ट है, मतलब इसको बोलते रहते हैं कि इंडिया इसमें इंटरफेयर न करे। चाइना और भूटान के बीच की बात है। भूटान को बोल रहे हैं कि सोवरेनिटी वाली बात है, हम चाहते हैं कि आपकी सोवरेनिटी को कोई हर्ट न करे और इंडिया हम दोनों के बीच में ना आए। ठीक है, मतलब देखिए वही हो गया ना। तो क्या बोलूँ इनके बारे में, मतलब यहाँ पे ये अपना पूरा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, यहाँ पे इनको सोवरेनिटी नजर नहीं आ रही है, और अगर हम अब यहाँ पे आ रहे हैं तो इनको सोवरेनिटी नजर आ रही है यहाँ पे। तो मैं तो कैंसिल जो कैलाश मानसरोवर वाली यात्रा है उस पर भी इन्होंने मतलब वही बोल दिया कि इसको अलाउ नहीं करेंगे। रोड वगैरह और बनाने की ये बात कर रहे हैं इस वाले एरिया में। तो देखिए ये मतलब वही बात हो गई ना, पहले अपने गिरेबान में झाँको तब जाकर दूसरे के ऊपर उंगली उठाओ। तो अपने गिरेबान में तो ये झाँक नहीं रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो दूसरे के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं। पुराने टाइम से यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, आज की बात नहीं है। चाइना के साथ में वार हुई थी 1962 में, तब से लेकर फिर उसके बाद में भी कई सारी एक्टिविटी होती रहती हैं। कभी कोई ट्रूप आता है यहाँ पे, कभी कोई किसी तरीके से चाइना की साइड में। तो ये इतनी सारी एक्टिविटी इतने सारे टाइम से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि खुद अगर हमारे वाले एरिया में बार बार आके, हम लोगों ने न्यूज़ में भी देखा है, आके अपने बंकर वहाँ पर लगा लेते हैं, कुछ दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं वहाँ से, तो खुद वो एक्टिविटी करते रहते हैं, तो कुछ नहीं है। और इंडिया ने जरा सा कर दिया तो इनको मिर्ची लग गई है। तो यही बात है, देख लीजिए कैसे हमारे पड़ोसी हैं। अब देखिए ये पेज 11 पर न्यूज़ है। तो जो बैन लगाया गया है यूरोपियन कमीशन के द्वारा, ये बोल रहे हैं सबसे हाईएस्ट बैन लगाया गया आज तक किसी कंपनी पे। इससे पहले इतना ज़्यादा बैन किसी पे लगाया, आप लोग नीचे देख सकते हैं, गूगल पे लगाया, जो इससे पहले मतलब कई सारी पे, इंटेल पे, माइक्रोसॉफ्ट पे, मतलब कई सारी कंपनियों पे और भी लगाया, पर इतना बड़ा इतना ह्यूज जो लगाया वो किसी के ऊपर आज तक नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि ये सबसे हाईएस्ट आज तक की जो लगाने वाला है, इतना ज़्यादा आज तक किसी पे। कहीं ना कहीं ये रंजिश निकल के आ रही है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की एक्टिविटी है, उनको सबक सिखाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी की जा रही है, आप लोग ये मान सकते हैं। पेज 15 पर न्यूज़ है, देखिए हाइड्रोकार्बन पॉलिसी के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए, हम बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ऑयल के ऊपर ले लीजिए या गैस के ऊपर ले लीजिए, किसी फील्ड में ले लीजिए, तो उन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है कि हम चीज़ों को सेटल डाउन करके चलें। ओके, तो उस पर हमारा फोकस रहता है। तो उसी के ऊपर बात की गई है कि देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो चाहते हैं कि अपनी कंट्री में जो इफिशियंसी है उसको अच्छे से यूटिलाइज की जा सके। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बात करिए, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, उसमें से चीज़ें निकालने की बात चल रही है। आप लोगों को ये लिखना है, ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाएगा हालांकि थोड़ा, रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना,
कितने प्रकार की होती है उनके नाम लिखे गए यहाँ पे। एक तो यही हो गई सेडिमेंट्री जो होती है, इसके अलावा भी होती है मतलब, तो उनके नाम लिखे गए नीचे आप लोग। कई बार पूछ लिया जाता है, और ऑयल किस वक्त किस तरीके से निकाला जाता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम पे पीछे रहते हैं वो क्या रहती है, टेक्नोलॉजी के बेस पे रहते हैं। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, किस कंट्री को देख सकते हैं आप, जो देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देख सकते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ह्यूज रिसोर्सफुल कॉन्टिनेंट है, पर लेकिन इनके पास किसी के भी पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे चाइना जाता है, इसलिए यहाँ पे यूएसए जाता है, इसलिए यहाँ पे इंडिया जाता है। तो ये थोड़ा यहाँ पे टेक्नोलॉजी इनके पास में अच्छी है, तो ये जाके वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लोइट कर लेते हैं। ठीक है, जो इसीलिए अगर हमारे पास में खुद की टेक्नोलॉजी है तो हम अच्छे से खुद को अपना यूटिलाइज कर सकते हैं सामान को, किसी और के ऊपर हमको डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास में टेक्नोलॉजी की कमी है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम भी टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने ऑयल वगैरह निकालने के लिए, उनको सर्च करने के लिए। तो यही बात बोली जा रही है कि कम से कम खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। और जिस तरीके से कतर वाला इशू देख लीजिए आप लोग, कतार वाला इशू देख लीजिए, और भी कई सारे इशू निकल के आ रहे हैं। इस वाले एरिया में घमासान मचा हुआ है, अगर कल को किसी भी तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई तो हमारी तो सप्लाई कट जाएगी। तो हम लोग इसीलिए मैक्सिमम टाइम ऑल्टरनेटिव ढूंढते रहते हैं, कहीं हम सोलर एनर्जी, कहीं विंड एनर्जी, कहीं इथेनॉल के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो वो सारी पॉलिसीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीछे आर्टिकल्स में। तो हम लोग अपना डाइवर्स मीडियम ढूंढते रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हमको डाइवर्स मीडियम मिल जाए, जिससे कि दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में किसी भी तरीके से। पेज 15 पर न्यूज है, चाइना की जो SAIC कंपनी है, SAIC, ये एंटर करने जा रही है प्रोड्यूस कार इन इंडिया। ठीक है, क्या बोलूँ इनके बारे में, मतलब ये बोलते हैं कि ट्रेड हमारे साथ में पूरा कीजिए, पर लेकिन जो बॉर्डर वाले इश्यू उनको साइड में रख दीजिए। इस तरीके के इनके वो मतलब बदतमीजी सुनते रहो इनकी। पेज 15 पर न्यूज है, श्रीलंका और इंडिया सेटअप सोलर पावर सेटअप करने जा रहे हैं। सून देखिए, जब सून करेंगे तो फिर न्यूज में आएगा जब कब वो सून होने जा रहे हैं, फिर से हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक काफी अच्छा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कल पूछा था, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जब मतलब पॉलिटी से रिलेटेड है। और देखिए आप पॉलिटी का नाम लेते ही फिर मुझे याद आता है, पॉलिटिकल लेक्चर जो स्टडी लवर चैनल पे चल रहे हैं, आप लोग कमेंट यहाँ पर करते हैं। मैं वहाँ पर आर्टिकल ले रहा हूँ जो स्टडी लवर पे, तो आप लोग कमेंट भी वहीं पर किया कीजिए, ठीक है ना। या फिर फेसबुक पर कमेंट कीजिए, वीर के नाम से जो पेज है वहाँ पर जाकर। स्टडी IQ के नीचे ना पूछा कीजिए कब लेक्चर ले रहा हूँ, कब क्या कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे लेक्चर लेता रहूँगा आराम से। ऑल्टरनेटिव डेज में अभी लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लेता रहूँगा, पर लेकिन कमेंट भी आप लोग वहीं पर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फंडामेंटल राइट की बात चल रही है। एक साइड में फंडामेंटल राइट है जो 12 से 35 के बीच में आते हैं, एक साइड में DPSP है जो 36 से 51 के बीच में आती है। तो आप लोगों ने देखा होगा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा क्या, अगर डायरेक्शन में देखा जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में है, पर लेकिन एक तरीके से ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन देते हैं दोनों। ये वाला तो एक तरीके से नेगेटिव माना जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ करने से रोकता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं नेगेटिव नेचर के हैं, क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट को कुछ करने से रोकते हैं, ठीक है। DPSP पॉजिटिव नेचर के हैं क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए ये एक तरीके से मतलब प्रमोट करते हैं कि आप लोग कुछ कीजिए, ठीक है। तो ये भी बात कई बार निकल के आती है। देखिए जो फंडामेंटल राइट है, अगर कोई भी हमारा हनन होता है फंडामेंटल राइट का, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारे ये फंडामेंटल राइट को हनन कर रही है, जिस तरीके से हमने इमरजेंसी के टाइम में भी देखी थी चीजें, ठीक है। तो वो इस तरीके से ये पॉजिटिव चीजें को देखने के लिए होता है, मतलब किसी भी तरीके से हमारे जो सिटीजन है उनको एक तरीके से नेगेटिव, उनके ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े। DPSP क्या है? DPSP जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो एक तरीके से उनको रास्ता दिखाती है गवर्नमेंट को कि आपको इस तरीके से पॉलिसी बनानी चाहिए, जिस तरीके से गांधीयन प्रिंसिपल भी रखे गए हैं DPSP में। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं गाइड करती है कि इस तरीके की आप एक्टिविटी करें, इस तरीके की आप मतलब स्कीम्स बनाएं जिससे कि सोसाइटी का वेलफेयर होए। पर लेकिन ये डायरेक्शन देती है पर बाइंडिंग नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, कि ये इसको करना इनके ऊपर लिखा हुआ है कि हमको करना ही करना है। बट ये है कि जब 5 साल के बाद में इलेक्शन आएंगे तब तो इनको जवाब देना पड़ेगा ना कि आपने क्या किया, कौन सी सिक्योरिटी की स्कीम चलाई और कौन सी सही की और कौन सी गलत की। तो तब एक बात निकल के आती है। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है और गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन देती है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट तो प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन को, पर लेकिन ये क्या करती हैं, ये डायरेक्शन देती हैं अच्छे तरीके से, ओके। और एक तरीके से कहीं ना कहीं एक बचाती भी है गवर्नमेंट से। तो फंडामेंटल राइट जो हो गए, इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि जुडिशियबल है, जो फंडामेंटल राइट है नॉन जुडिशियबल है, मतलब हम कोर्ट में जा सकते हैं और इनके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इनको पॉजिटिव, आप लोग ये भी समझ सकते हैं DPSP को कहीं ना कहीं क्यों नहीं रखा गया है कि इनको भी जुडिशियबल किया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए आप सब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है वो जानते थे ये बात अच्छे से, क्या कि हमारा जो सिटीजन है उसके पास में इतने, मतलब हमारा जो सिटीजन है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो हर एक सिटीजन की जो कामनाएं हैं, हर एक सिटीजन की जो इच्छा है, हर एक सिटीजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। अगर ये एक तरीके से फिक्स कर दिए जाते तो हर एक आदमी को मतलब बोल देता मुझे जॉब नहीं मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ा हो जाता, मुझे खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ा हो जाता,
कोई भी अगर उसकी बेसिक एमिनिटीज पूरी नहीं हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाता है जाके, और गवर्नमेंट के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इतनी ह्यूज पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनको फिक्स नहीं किया गया, ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। ओके, तो इसीलिए ये डिफरेंस होता है कि जो फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं और जो पॉलिसी जो डीपीएसपी होती है उनमें ये डिफरेंस होता है। आप लोग ध्यान से इसको रखिएगा। ओके, इसके अलावा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, देखिए जो बिगिन हुआ था, मैंने आप लोगों से मालाबार एक्सरसाइज के बारे में पूछा था, जो स्टार्ट हुई थी वो 1992 में स्टार्ट हुई थी। जब उस टाइम पे कौन था, यूएसए था और इंडिया था। फिर जापान जो इसमें ऐड हो गया 2015 में, और अब 2017 में जो ऐड करने की बात चल रही है वो ऑस्ट्रेलिया को बात चल रही है। अभी इंडिया, यूएसए और जापान है, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें बहुत ही मतलब ऐड होने के लिए बहुत ही उत्सुक है। और जो अब की बार की 2017 की जो है वो बंगाल में बात चल रही है एक्सरसाइज होने की, ठीक है। इसके अलावा मैंने पूछा था फाइनेंशियल ईयर को जो सजेस्ट किया था कि जनवरी से स्टार्ट कर दिया जाए, वो शंकराचार्य जी के द्वारा सजेस्ट किया गया था। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और देखिए चीज़ों को शेयर भी कर दिया कीजिए। जो भी बंदे चीज़ों को मतलब पसंद आती है आप लोगों को, अगर नहीं पसंद आती है तो मत शेयर कीजिए, अगर समझ में आती है चीज़ें अच्छी लगती है तो शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।